यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साक्ष्य अधिनियम पर केस लेकर के आया हूं और चौकीदार के समक्ष स्वीकृति की वैधानिकता, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 की सीमा। तो सदाशिव ढोंडीराम पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र SCR 592 ईयर 2025 और वॉल्यूम 1। डेट ऑफ जजमेंट 9 जैन 2025। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 25(106) पुलिस के समक्ष न्यायालयतर स्वीकृति ग्राह्यता। क्या चौकीदार के समक्ष न्यायालयतर स्वीकृति ग्राह्य है? अपीलकर्ता पति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप। कथित रूप से अपीलकर्ता द्वारा गांव के पुलिस पाटिल के समक्ष न्यायालयतर स्वीकृति की गई। विचारण न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से इस आधार पर दोष मुक्त कर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा गांव के पुलिस पाटिल के समक्ष की गई न्यायालयतर स्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अनुसार ग्राह्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने दोष मुक्ति को रद्द कर अपीलकर्ता को हत्या का आरोप में दोषी ठहराया। निर्दलित यानी कि गांव का पुलिस पाटिल यानी कि पुलिस अधिकारी की श्रेणी में नहीं आता, जैसे कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अपेक्षित है। अतः आरोपी द्वारा गांव के पुलिस पाटिल के समक्ष की गई न्यायालयतर स्वीकृति साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है और धारा 25 की निषेध धात्मकता से बाधित नहीं है। हालांकि ऐसी न्यायालयतर स्वीकृति तभी न्यायालय में स्वीकार कर जा सकती है जब वह स्वेच्छा से की गई हो, किसी प्रकार के प्रलोभन, दबाव या भय से मुक्त हो, वह सत्य और विश्वास योग्य प्रतीत हो। मात्र यह कहा गया हो कि कुछ कथन किया गया है, इसे न्यायालयतर स्वीकृति नहीं माना जा सकता। कथन अत्यंत सामान्य और स्पष्ट प्रतीत होता है। उच्च न्यायालय ने यह सही माना कि स्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है क्योंकि पुलिस पाटिल को पुलिस अधिकारी नहीं माना जा सकता, लेकिन इस स्वीकृति पर भरोसा करके आरोपी को दोषी ठहराना एक त्रुटि थी। पंच गवाहों ने अभियोजन का साथ नहीं दिया। केवल पंचों के शत्रुता अपनाने से बरामदगी को अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता, किंतु जांच अधिकारी ने पंचनामा की सामग्री को विधि के अनुसार प्रमाणित नहीं किया। अतः बरामदगी की परिस्थिति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। केवल हत्या का कारण यानी कि मकसद आरोपी को दोषी ठहराना एकमात्र आधार नहीं हो सकता। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना होता है, यह उसकी प्रारंभिक उत्तरदायित्व है। हालांकि जहां पति पर यह आरोप हो कि उसने रात्रिकालीन समय में अपने ही घर में पत्नी की हत्या की, वहां पति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कुछ स्पष्टीकरण दे कि वास्तव में क्या हुआ, और यदि कोई यथार्थ परख स्पष्टीकरण नहीं देता तो यह उसके विरुद्ध जा सकता है। लेकिन अभियोजन को पहले मूलभूत तथ्य स्थापित करने होते हैं, तभी वह धारा 106 का सहारा ले सकता है। वह सीधे तौर पर धारा 106 का उपयोग कर सारा भार आरोपी पर नहीं डाला जा सकता। इस परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को हत्या का दोषी ठहराना विधि सम्मत नहीं था, तो अपीलित निर्णय रद्द किया जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 302 और 201 भविष्य के लिए इस निर्णय का महत्व। तो धारा 25 की व्याख्या को स्पष्ट करता है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 केवल उन्हीं
व्यक्तियों पर लागू होती हैं जो विधिक दृष्टि से पुलिस अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। गांव का पुलिस पाटिल केवल प्रशासनिक सहायता करता है, वह धारा 25 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी नहीं माना जाएगा। इससे भविष्य में यह तय करने में मदद मिलेगी कि किसकी उपस्थिति में की गई स्वीकृति ग्राह्य है और किसकी नहीं। न्यायोत्तर स्वीकृति की कसौटी को पुनः स्थापित करता है। यह केस बताता है कि कोई भी स्वीकृति स्वेच्छा से हो, विश्वसनीय और स्पष्ट हो और उसमें कोई दबाव, डर या प्रलोभन ना हो, तभी उसे साक्ष्य के रूप में मान्यता मिल सकती है। इस केस के बाद कोर्ट और वकील न्यायोत्तर स्वीकृति को बहुत सावधानी से परखेंगे। धारा 106 का सीमित प्रयोग बताता है कि अभियोजन सीधे आरोपी पर बोझ नहीं डाल सकता, यह कहकर कि उसे बताना चाहिए कि क्या हुआ। पहले अभियोजन को अपने मूल तथ्य सिद्ध करने होते हैं, फिर वह धारा 106 का सहारा ले सकता है। इससे आरोपी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होती है। मकसद को अकेला आधार नहीं मानने की चेतावनी। इस निर्णय में यह कहा गया कि केवल मकसद जैसे कि आपसी झगड़ा, संपत्ति विवाद आदि किसी को दोषी ठहराने की पर्याप्त नहीं है। भविष्य में कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्य और अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाए। और बरामदगी और पंचनामा के संबंध में स्पष्टता। यदि पंच गवाह मुकर जाए और जांच अधिकारी विधि सम्मत तरीके से पंचनामा सिद्ध न करे तो ऐसी बरामदगी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इससे जांच एजेंसियों को भी साक्ष्य संग्रह में सतर्क और विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाने की सीख मिलेगी। निष्कर्ष, यह केस कानून न्यायालयों को यह सिखाता है कि किसी भी स्वीकृति या परिस्थिति को कानूनी कसौटी पर परखना जरूरी है। आरोपी के मौलिक अधिकारों और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों की रक्षा होनी चाहिए। अभियोजन का कर्तव्य है कि वह आवश्यक साक्ष्य कानूनन ढंग से प्रस्तुत करे। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो शेयर करें और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। कानून को समझिए, अपने अधिकारों को जानिए। बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।